बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी ज़िदनी इल्मा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माई सेल्फ डॉक्टर उस्मान आबिद। आज हम डिस्कस करेंगे कि हाउस जॉब में कौन सी चीज़ें आप लोगों ने किस तरह अपनी हाउस जॉब को आप प्रोडक्टिव बना सकते हैं, क्योंकि हाउस जॉब इज़ टोटली डिफरेंट फ्रॉम एमबीबीएस। लाइक एमबीबीएस के 5 सालों में आप लोग बुक्स पढ़ते हैं, प्रूफ्स देते हैं, लेकिन हाउस जॉब में आपने क्या करना होता है, पेशेंट्स के साथ इंटरेक्ट करना होता है, क्लिनिकल चीज़ें, यानी कि जो सही वाले डॉक्टर वाली लाइफ होती है ना, वो आप लोगों की स्टार्ट होती है हाउस जॉब में। तो मोस्टली स्टूडेंट्स को ये नहीं पता होता कि हाउस जॉब में क्या करना है और किस तरह, वो वही उनका माइंडसेट बना होता है कि हमने जो है ना वो अच्छा पढ़ना है, प्रोफ में मार्क्स लेने हैं और अपने कोलीग से बातें छुपानी है, किसी को कोई चीज़ नहीं बतानी कि भी मैं आजकल क्या कर रहा हूँ, क्या पढ़ रहा हूँ। तो हर किसी से खुद को कंपैरिजन करना है। तो वही सबका माइंडसेट चल रहा होता है। लेकिन हाउस जॉब इज टोटली डिफरेंट। तो अगर मैं इसकी एग्जांपल इस तरह दूं कि जो आपकी एमबीबीएस की स्टडीज है वो मशरिक में है, जो हाउस जॉब है वो आपकी मगरिब में है। तो इन सारी चीज़ों से आपने किस तरह कोप अप करना है, कौन कौन सी चीज़ें आपने करनी है एज ए हाउस ऑफिसर, जो आपको पता होनी चाहिए, किस तरह आप अपने इस एक साल में, अगर आपने 5 साल में अच्छा नहीं भी पढ़ा, तो अपनी जो स्किल्स हैं, अपना नॉलेज है, वो इतना इम्प्रूव कर सकते हैं कि जो एक टॉपर बच्चा है, और अगर आपने मेहनत कर ली इस एक साल में, तो आप उससे भी अच्छी जो अपनी क्लिनिकल स्किल्स हैं, नॉलेज है, उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। जस्ट वर्क स्मार्टली। तो कुछ टिप्स हैं और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस हैं जो मैंने खुद ड्यूरिंग माय हाउस जॉब, जो मैंने सीखी हैं चीज़ें, वो इंशाल्लाह मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। हमें किसी सीनियर ने, किसी ने इस तरह गाइड नहीं किया था। तो मेरा मकसद यही था इस वेबिनार का कि आप सबको इस चीज़ों के बारे में बताया जाए, ताकि एक तो आप लोग ब्लंटली अगर खुद से स्टार्ट करेंगे स्ट्रगल, तो 2-3 महीने आपके जो है ना वो ज़ाया हो जाएंगे चीज़ों को समझते हुए। और इस तरह अगर आपको डे वन से ही पता होगा भी आपने किस मकसद के साथ आप इधर इंटर हो रहे हैं हॉस्पिटल में, क्या आप लोगों ने सीखना है, क्या आपके लर्निंग आउटकम्स हैं, क्या आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या आपके एम्स हैं, तो वो आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। बाकी जो टाइम है वो गुजर जाता है, वो किसी का वेट नहीं करता। तो इस चीज़ को भी आपने ध्यान में रखना है कि आपको लग रहा होगा कि एक साल है, फुल अय्याशी करेंगे, सीख लेंगे चीज़ें, तो इस तरह नहीं होता। और कल की बात है, रमज़ान में हमारी हाउस जॉब स्टार्ट हुई थी, और विद इन अ वीक जो है ना वो अब हमारा एक साल पूरा हो जाएगा हाउस जॉब का। तो टाइम बहुत जल्दी गुजरता है। इसको किस तरह आप लोगों ने पकड़ना है टाइम को, वो आप लोगों पे डिपेंड करता है। तो कुछ प्रैक्टिकल टिप्स मैं शेयर करूंगा इस सेशन में आप लोगों के साथ। तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि उनको सुनना है और अपने पास नोट डाउन कर लें, और प्रैक्टिकल लाइफ में इंशाल्लाह वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगी। टाइम वेस्ट किए बगैर हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि हाउस जॉब होती क्या है, आपको भी नॉलेज होगा कि ये एक मेडिकल ट्रेनिंग होती है जो कि एमबीबीएस की डिग्री का एक हिस्सा है। यानी कि जब तक आपको हाउस जॉब नहीं होती आपकी, तो आप पाकिस्तान में एज ए डॉक्टर प्रैक्टिस प्रैक्टिस नहीं कर सकते। पीएमडीसी आपको लाइसेंस नहीं देता। तो हाउस जॉब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जस्ट पढ़ना जो है ना वो भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन हाउस जॉब इज आल्सो इंपॉर्टेंट। विदाउट हाउस जॉब जो है वो आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते। और हाउस जॉब एक एक ही साल होता है जिसमें आप अपनी गलतियां करते हैं, उन गलतियों को सुधारते हैं और सीखते हैं। क्योंकि जब आपके पास हाउस जॉब कंप्लीट हो जाएगी, आपको पीएमडीसी का लाइसेंस मिल जाएगा, तो यू विल बी अ डॉक्टर। आप फिर पूरे डॉक्टर होंगे, फिर आपको कोई गाइड नहीं करेगा कि किस तरह चीज़ों को करना है, फिर आपने खुद इन चीज़ों को लेके चलना है। तो वो जो टाइम होता है ना वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होता है। आप होते हैं और आपका पेशेंट होता है, कोई तीसरा बंदा नहीं होता। स्टूडेंट लाइफ में हाउस ऑफिसर जब आप होते हैं तो आपको बहुत से लोग सिखाने वाले होते हैं, लेकिन जब आप एमबीबीएस करके हाउस जॉब करके अपना लाइसेंस ले लेते हैं ना, उसके बाद आपको कोई गाइड करने वाला नहीं होता। वही चीज़ें आपके काम आती हैं जो आपने इस एक साल में सीखी होती हैं। तो इसलिए आपने हाउस जॉब को जो है ना वो सीरियस लेना है। जस्ट 1 मिनट। तो ये बेसिकली मकसद है हाउस जॉब का। तो हाउस जॉब में आपने अपने कुछ ऑब्जेक्टिव्स बनाने हैं। तो जिस तरह मेरी हाउस जॉब स्टार्ट हुई थी, तो मैंने क्या किया था, अपने एक ऑब्जेक्टिव्स बनाए थे। हाउस जॉब के स्टार्ट होने से पहले एक वीक आप थोड़ा सा जो है ना वो डाटा कलेक्ट करें, अपने सीनियर्स के साथ, कोलीग्स के साथ जो है ना वो देखें कि हाउस जॉब को आप किस तरह प्रोडक्टिव बना सकते हैं। अपने हर बंदा अपने एम्स और गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स जो है ना वो खुद सेट करे। ये नहीं है कि जो मैंने कह दिया भी आपने ये चीजें करनी है वो आप सेट करें, नहीं। आपने अपने ऑब्जेक्टिव सेट करने हैं, क्योंकि 5 साल में बाद लोग होते हैं, उनसे फैसला नहीं हो पाता कि उन्होंने आफ्टर एमबीबीएस क्या, किस साइड पे जाना है, क्लिनिकल साइड पे जाना है, टीचिंग साइड पे जाना है, कौन सी स्पेशलाइजेशन उन्होंने करनी है। तो ये सारे अपने आपने गोल्स सेट करने हैं ड्यूरिंग हाउस जॉब, कौन कौन सी चीजें आपने सीखनी है। और
एक और मजीद बात जो मैं आपको बताता चलूं कि ड्यूरिंग हाउस जॉब आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा, लेकिन कोई आपको स्पून फीडिंग नहीं करवाएगा, कोई आपको सिखाने वाला नहीं होगा। जो भी पीजीआर होंगे, कंसल्टेंट होंगे, इवन हॉस्पिटल होगा, या जो भी चीज़ है, जहां पे भी आप इंस्टीट्यूट में आप वर्क कर रहे हैं, वो सिर्फ आपसे अपना काम निकलवाएंगे। जो उनको चीज़ चाहिए आपसे वो आपसे लेंगे। इन रिटर्न वो ये चीज़ नहीं देख रहे होंगे कि भी आप क्या चीज़ सीख रहे हैं क्या नहीं सीख रहे। तो जो भी आपने सीखना है आपने खुद सीखना है, अपने बलबूते पे सीखना है। तो इसके लिए जो है ना वो अब आपको थोड़ा सा एक्टिव होना पड़ेगा। कॉलेज में तो ये होता था भी, टेस्ट आ जाता था, कुछ ना कुछ आ जाता था, प्रूफ आ जाता था, तो हम पढ़ लेते थे। लेकिन हाउस में ऐसा कोई सीन नहीं है। आप कोई चीज सीख रहे हैं नहीं सीख रहे, टोटली डिपेंड्स ऑन यू। तो ये सारी चीजें जो है ना वो आप लोगों ने खुद डिसाइड करनी है। तो आप सबने एक काम ये करना है कि हाउस जॉब स्टार्ट होने से पहले एक दिन बैठें आप, 2-3 घंटे लगाएं, चीजों को देखें, सर्च करें और लिखें कि ड्यूरिंग हाउस जॉब आपके क्या गोल्स हैं, क्या एम्स हैं। तो फिर जैसे ही आपकी एक रोटेशन पूरी हो, फॉर एग्जांपल 3 मंथ आपकी मेडिसिन जनरल मेडिसिन की रोटेशन है, वो रोटेशन पूरी हो, फिर उसके बाद आप खुद को एनालाइज करें कि इन 3 महीनों में मैंने जो अपना टारगेट सेट किया था वो मैंने अचीव किया है या नहीं किया। अगर अचीव कर लिया डेट्स गुड, अगर नहीं अचीव कर सके तो आपके पास आगे 9 महीने बाकी होंगे। उसमें फिर आप खुद को हर 3 महीने बाद जो है ना वो अपना एक मुवाजना करते रहें। तो इस तरह आपकी जो स्किल्स हैं, आपका जो नॉलेज है, वो बहुत अच्छा इंप्रूव हो सकता है। अच्छा, रोटेशन। हाउस जॉब के अंदर बेसिकली होता क्या है, आप लोगों सबको आइडिया होगा कि आपकी ना रोटेशन होती हैं। 3 महीने जनरल मेडिसिन होती है, 3 महीने जनरल सर्जरी होती है, इसके अलावा अलाइड होती हैं। तो जो अलाइड सर्जरी अलाइड मेडिसिन है वो हर हॉस्पिटल का अपना डिफरेंट सेटअप होता है। जिस हॉस्पिटल में आप हाउस जॉब स्टार्ट करेंगे वो आपको बता दिया जाएगा। लेकिन जनरल मेडिसिन और जनरल सर्जरी आप सब ही करेंगे 3-3 महीने। तो इंशाल्लाह आई विल ट्राई कि मैं आपके साथ कुछ चीज़ें भी शेयर कर दूं कि जनरल मेडिसिन में आपने किन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस रखना है ड्यूरिंग रोटेशन, सर्जरी में आपने किन चीज़ों पे रखना है, अगर अलाइड आपकी ऑर्थो है तो उसमें आपने किन चीज़ों को सीखना है। मेरी एक बात याद रखिएगा कि बहुत से आप लोगों में से मोस्टली स्टूडेंट्स जो है ना वो नम्स के हैं और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में हाउस जॉब करेंगे, एज कम्पेयर यूअर कोलीग्स या कुछ आपकी क्लास फेलोज होंगे जो कि गवर्नमेंट में हाउस जॉब करने चले गए होंगे। तो उनका डिसीजन भी अच्छा है, आपका डिसीजन भी अच्छा है, तो कोई भी गलत नहीं है। लेकिन जो चीज़ डिफरेंस बनाएगी वो क्या बनाएगी, आपकी स्किल्स बनाएंगी। तो अब फॉर एग्जांपल एक आपकी क्लास फेलो है, वो चली गई गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हाउस जॉब करने, आप जो है ना वो अपने पेरेंट इंस्टीट्यूट से कर रहे हैं, और आप लोग ये समझते हैं जी आपका जो हॉस्पिटल है वो बहुत छोटा है, इधर पेशेंट का इनफ्लो इतना नहीं होता, तो उस वजह से जो है ना वो मुझे भी गवर्नमेंट में हाउस जॉब कर लेनी चाहिए। तो ये आप लोगों का सबसे गलत डिसीजन होता है कि आप गवर्नमेंट अपना इंस्टीट्यूट छोड़ के गवर्नमेंट में हाउस जॉब करने चले जाते हैं। उसकी कुछ रीजंस हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। नंबर वन, अगर आपने पाकिस्तान में रहना है तो एफसीपीएस की इंडक्शन में 5 मार्क्स हैं। वो 5 मार्क्स ये समझ लें कि जो है ना वो आपका 20% मेरिट है, क्योंकि टोटल जो मार्क्स बनते हैं ना मेरिट, वो हमारे पास 35 होता है। तो 35 में से 5 मार्क्स आपके इस चीज़ के हैं कि आपने अपने पेरेंट इंस्टीट्यूट में हाउस जॉब की है। तो 35 में से 5 मार्क्स इस चीज़ के हैं कि आपने अपने पेरेंट इंस्टीट्यूट में हाउस जॉब की है। तो ये बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं, तो इसलिए अपने पेरेंट इंस्टीट्यूट में हाउस जॉब करें। अब जॉब चला जाएगा गवर्नमेंट में, वो स्टोरीज लगा रहा होगा जी, सोलो पेंडेक्टमी डन, सोलो फलां सर्जरी मैंने कर ली, सोलो मैंने फलां चीज़ कर ली। और आप जो है ना वो एक प्राइवेट सेटअप में हाउस जॉब कर रहे होंगे, और इधर आपको सिर्फ अपेंडेक्टमी जो है ना वो देखने के लिए मिलेगी। तो आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाएंगे कि मैंने तो अपेंडेक्टमी सीखी नहीं, मैंने तो कोलिसिस्टेक्टमी की ही नहीं, मुझे तो पता ही नहीं था क्या करना है। तो बिल्कुल भी इस चीज से आपने परेशान नहीं होना। देखें, जो एमबीबीएस है ना वो एक बेसिक स्टडीज है, तो आपको बेसिक चीजें आनी चाहिए। एमबीबीएस के बाद आपने किसी की भी लैब खोली या सी सेक्शन नहीं करने लग जाना अपना क्लिनिक बना के। वो जो सीख रहा है उसका अपना माइंडसेट है। तो अगर आप, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि एक्चुअल लेवल पे आपने कौन सी चीजें सीखनी है, कंसल्टेंट लेवल पे आपने कौन सी चीजें सीखनी है। और सेकंड थिंग, कभी भी आपने खुद को किसी दूसरे के साथ कंपेयर नहीं करना, खुद को खुद के साथ कंपेयर करना है। ये एक गोल्डन रूल मैं आपको बता रहा हूँ, जो कि मैं खुद अपनी लाइफ में भी कोशिश करता हूँ कि अप्लाई करूँ। तो आप लोगों ने ये करना कि अपने जो आपका आज है ना उसको अपने कल के साथ कंपेयर करना है आपने, किसी दूसरे के साथ नहीं कंपेयर करना। आपके कोलीग्स हैं, आपके बैचमेट्स हैं, किसी के साथ कंपैरिजन नहीं करना आपने। जब भी आप कंपैरिजन करेंगे समझें आप जो है ना वो फेलियर की तरफ जा रहे हैं। आपने खुद पे कॉन्फिडेंस रखना है कि आप जो है ना वो अपने लिहाज से बेहतर हैं, खुद को इंप्रूव करना है आपने। तो ये एक बात आपने जो है ना वो हाउस में याद रखनी है, क्योंकि आप देखेंगे
हर बंदा डिफरेंट कैपेबिलिटीज रखता है, डिफरेंट स्किल्स रखता है। एक अगर चीज है, एक स्किल है, वो अगर मैं 10 बार करता हूँ तो मुझे फिर समझ आती है। कुछ स्टूडेंट्स होंगे वो 2 बार करेंगे, उन्हें करने से समझ आ जाएगी। कुछ होंगे इवन वो एक बार करता देख लेंगे किसी को तो उन्हें समझ आ जाएगी। तो अल्लाह ताला ने हर बंदे को एक सलाहियत दी है। आपने खुद को किसी दूसरे के साथ कंपेयर करके अल्लाह की नाशुक्री नहीं करनी। आपकी अपनी स्किल्स हैं, उनकी अपनी स्किल्स हैं। आपने किस चीज पे फोकस करना है? अपनी स्किल्स पे फोकस करना है। यहां तक मुझे बताएं, ये बातें आपको क्लियर हैं? चैट बॉक्स में साथ साथ आपने बताते रहना है। अगर यहां तक सारी बातें क्लियर हो गई हैं तो मुझे चैट बॉक्स में यस सारे लिख दें, फिर मैं नेक्स्ट बताता हूँ आपको। जो आपके क्वेश्चंस हैं वो काइंडली नोट करते जाएं, इंशाल्लाह एंड में हम क्वेश्चन आंसर सेशन करेंगे। अच्छा, गोल्डन रूल ऑफ हाउस जॉब जो कि मैंने अपनी हाउस जॉब गुजारने के बाद सीखा, और मैं आप लोगों को हाउस जॉब के स्टार्ट में बता रहा हूँ। डोंट हाइड। डोंट हाइड का क्या मतलब है? कोई भी आपसे गलती होगी, कोई भी मिसहैप हो गया, उसको आपने छुपाना नहीं है। ये नहीं कहना कि फॉर एग्जांपल एक पेशेंट को आपने गलत मेडिसिन दे दी, या पेशेंट की सर्जरी थी फॉर एग्जांपल, पीजीआर ने आपको कहा हुआ था कि इस पेशेंट को आपने जो है ना वो रात 12 बजे के बाद नील पर ओरल करवा देना, एनपीओ करवा देना। लेकिन वो पेशेंट को आप बताना भूल गए, आपसे गलती होगी, और पेशेंट को आप एनपीओ नहीं करवाया। आपने, पेशेंट ने सुबह नाश्ता कर लिया और आपने पेशेंट को शिफ्ट करवा दिया ओटी में। ओटी में शिफ्ट करवा के आपको पता चला कि पेशेंट ने तो नाश्ता किया हुआ है। तो अब आपने क्या सोचा कि मैं किसी को नहीं बताता कि पेशेंट ने नाश्ता किया हुआ है, चुप रहता हूँ, क्योंकि इसमें मेरी जो है ना वो बेइज्जती होगी कि मेरी ड्यूटी थी, मैं पेशेंट को एनपीओ नहीं करवा सका। कभी भी आपने इस तरह की कोई भी मिसहैप हो जाए, आपने उसको हाइड नहीं करना। फौरन जो है ना वो अपने सीनियर को, कंसल्टेंट को, पीजीआर को बता देना। अगर यही पेशेंट जिसको आपने एनपीओ करवाना था, आपने एनपीओ नहीं करवाया, और आपने इस चीज को आपको हाइड किया आपने, और उसकी जो है ना वो सर्जरी होगी, ड्यूरिंग सर्जरी वो चोक कर गया, उसकी डेथ होगी, तो जिम्मेदार कौन है? आप हैं। बेशक आपके सीनियर्स को, हॉस्पिटल को ना पता चले कि किसकी गलती थी, लेकिन ऊपर जो हमारा रब बैठा है वो तो देख रहे हैं ना भी किसकी गलती। तो गोल्डन रूल नंबर 1, किसी भी चीज को आपने छुपाना नहीं। डोंट गैस। और किसी भी चीज का गैस नहीं करना आपने। एविडेंस बेस्ड, जो चीज आपके पास प्रूव हो उस चीज पे आपने यकीन करना है। और कभी भी कोई भी केस आता है, कोई भी इमरजेंसी होती है, कोई भी मसला होता है, डिले नहीं करना इन्फॉर्म करने में। इन्फॉर्म आपने किसको करना है? अपने सीनियर को करना है। यानी कि हाउस ऑफिसर जो है ना वो समझिए कि हॉस्पिटल का छोटू होता है। जिस तरह हर दुकान पे छोटू होता है ना, कोई भी मेहमान आया, छोटू जाओ चाय ले आओ, छोटू जाओ सफाई करो, ये सारे काम यानी कि छोटू। वही समझिए कि जो हाउस ऑफिसर है ना वो हॉस्पिटल का छोटू है। तो कोई भी आपको लगता है भी ये मुझे बात जो है ना वो सीनियर को बतानी चाहिए, फौरन से आपने बतानी है। अगर ज्यादा इमरजेंसी है तो उसे कॉल कर दें, अदरवाइज आप एक टेक्स्ट जो है ना उसे ड्रॉप कर दें। बी ऑन सेफ साइड, आपने हमेशा सेफ खेलना है। क्योंकि ड्यूरिंग हाउस जॉब जो है ना वो बहुत सी गलतियां होती हैं, क्योंकि हमें इन चीजों का पता नहीं होता। और दूसरी चीज, कोई भी पेशेंट आता है, अपने लेवल पे आपने उसको मैनेज करना है। फॉर एग्जांपल एक पेशेंट आपके पास आ गया, वो एक्सेसिव ब्लीडिंग कर रहा है, आपके लेवल की बात नहीं है, आप उसे नहीं कंट्रोल कर पा रहे। आपने क्या करना है कि जस्ट उसको जो है ना वो कंप्रेस करें। अगर वो कंट्रोल हो जाता है, डेट्स गुड, उसको नॉर्मल सलाइन लगवा दें, रिंगर लैक्टेट लगवा दें, जो आपके लेवल की चीज है। अब आगे करना क्या है वो सीनियर ने डिसाइड करना है, वो कंसल्टेंट ने डिसाइड करना है। तो अपने लेवल पे जो आपकी मैनेजमेंट है आपने जस्ट वो करनी है। ज्यादा हाथ पांव मारने की जरूरत नहीं है कि मैं जो है ना वो कंसल्टेंट हूँ और मैं ये सारे काम कर लूंगा, किसी को नहीं बताऊंगा, चुप करके कर लूंगा। तो इस तरह आपने बिल्कुल भी नहीं करना। जो आपके लेवल की चीज है उसको आपने समझना है, सिर्फ वो परफॉर्म करनी है। और फौरन से पहले आपने जो है ना वो सीनियर को इन्फॉर्म कर देना। तो ये गोल्डन रूल्स हैं, तो ये आपको पता होने चाहिए। हमेशा आपने सेफ रहना है। जब आप खुद सेफ होंगे ना तो आपकी लर्निंग भी अच्छी होगी, आपका नॉलेज भी आएगा, और आपको काम करने में मजा भी आएगा। जब आप खुद अनसिक्योर होंगे, चीजों को छुपाएंगे, झूठ बोलेंगे, तो डिसऑनेस्ट करेंगे, तो आपको यकीन करें इन द एंड कोई भी फायदा नहीं होगा। यहां तक मुझे बताएं, सारी चीजें क्लियर हैं? कॉमन मिस्टेक्स जो हाउस ऑफिसर्स करते हैं कि ओवर कॉन्फिडेंट एक्ट करते हैं। ताज़ा ताज़ा एमबीबीएस किया होता है, प्रूफ में अच्छे नंबर आए होते हैं, डिस्टिंक्शन आई होती हैं, तो वो ये शो करवाते हैं कि मेरे से बड़ा कोई डॉक्टर ही नहीं है हॉस्पिटल में। ओवर कॉन्फिडेंट। कभी भी आपने ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना। हमेशा अपने अंदर एक जुस्तजू रखें कि आपको जो है ना वो चीज़ें नहीं आती।
जब आप अपने अंदर सीखने की जुस्तजू रखेंगे, यकीन करें आपके पास नॉलेज भी आ जाएगा, इज्जत भी आ जाएगी, सारी चीजें आ जाएंगी। लेकिन जब आप ओवर कॉन्फिडेंट होंगे, खुद को ये समझेंगे कि मैं ही जो है ना वो सारा कुछ हूँ, मुझे सारी चीजें आती हैं, तो ना आपके पास नॉलेज आएगा, ना आपके पास स्किल्स आएंगी। सीनियर को कॉल नहीं करते, यानी कि कोई भी पेशेंट, कोई भी इमरजेंसी हुई, कोई भी मसला हुआ, सीनियर को जो है ना वो कॉल नहीं करेंगे हाउस ऑफिसर, खुद ही जो है ना वो देखते रहेंगे भी क्या करना है। तो ऑलवेज ऑलवेज कॉल यूर सीनियर। और पुअर डॉक्यूमेंटेशन, कोई भी आपने इवन पेशेंट को आपने काउंसल भी किया है ना, आईवी लाइन लगाई है, कोई भी चीज की है, उसको आप डॉक्यूमेंट करें। जो डॉक्यूमेंटेशन है ना वो आपको स्ट्रांग होनी चाहिए। और इवन ईच एंड एवरीथिंग जो है ना वो वार्ड के अंदर, आप इवन पेशेंट को अगर बुखार हो गया था, आपने उसको पेनाडोल की एक गोली दिलवाई है, उसको भी आप जो है ना वो उसके नोट्स में लिखें कि पेशेंट को इस टाइम पे जो है ना वो फीवर हुआ था, फीवर लिखें कितना था, साथ लिखें कि एडवाइस में इसको मैंने पेनाडोल की दो जो है ना टेबलेट्स दी हैं। तो हर चीज को आपने डॉक्यूमेंट करना है। दूसरा एक बड़ा इशू जो आपको, जब आप जैसे ही हॉस्पिटल में एंटर होंगे ना, आपको फेस होगा, वो नर्सें आपके ऊपर जो है ना वो टूट पड़ेंगी। नर्सें आपको अपना क्या समझेंगी, नौकर समझेंगी कि ये जो है ना डॉक्टर साहब करोड़ रुपया लगा के आ गए एमबीबीएस करके, लेकिन मेरे ये नौकर है। क्यों? ये मिलिट्री सेटअप्स में ये ज्यादा होता है, क्योंकि उनको रैंक शैंक लगे होते हैं, वो मेजर होती हैं, कैप्टन होती हैं, तो वो खुद को पता नहीं क्या समझ रही होती हैं। तो वो डॉक्टर्स को जो है ना वो बहुत पुअरली डील करती हैं। नंबर वन रूल आगे जाके मैं आपको बताता हूँ कि इनसे आपने किस तरह डील करना है। तो इधर के लिए सिर्फ आप इतना याद रखें कि उनके साथ आपने आर्गू नहीं करना। दूसरा, अटेंडेंट्स जो होते हैं ना पेशेंट्स के, उनको आपने इग्नोर नहीं करना। कोई अटेंडेंट आपके पास आता है, कोई चीज पूछता है, उसको ना प्यार से अपने पास बुलाएं, उस पर 5 मिनट लगा दें, उसको सारा बता दें जो जो वो उसकी क्यूरीज है। और इन द एंड उससे पूछ लें, भाई आपने और कुछ पूछना है या नहीं पूछना, अगर आपको और कोई सवाल है तो मुझे बताएं। तो इससे क्या होगा कि आपका जो है ट्रस्ट बिल्ड हो जाएगा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी को कभी निग्लेक्ट नहीं करना। जब बंदा हाउस ऑफिसर बन जाता है, वो ये समझता है कि अब जो है ना वो पढ़ाई के दरवाजे हो गए हैं बंद, अब सिर्फ मैं हॉस्पिटल सुबह 8 से रात 8 तक जाऊंगा, जब मेरी कॉल होगी अपना जाऊंगा, अटेंडेंस लगाऊंगा, वार्ड में बैठूंगा, चाय शाय पीऊंगा, गपशप करूंगा, तो जो है ना वो मेरी हाउस जॉब गुजर जाएगी। इस तरह आपने बिल्कुल नहीं करना। सेल्फ स्टडी जो है ना वो लाजमी है। डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे आप अपना टाइम रखें कि डेली अगर आपने 15 मिनट पढ़ना है, आधा घंटा पढ़ना है, या जिस दिन आपका ऑफ होगा उस दिन आपने 2 घंटे पढ़ना है या 3 घंटे पढ़ना है, ये आपने हाउस जॉब स्टार्ट होने से पहले डिसाइड करना है कि सेल्फ स्टडी आप लोगों ने कितने टाइम रखना है अपना। नेक्स्ट आ गया आपका बिहेवियर। जो आप लोगों का बिहेवियर है ना वर्क प्लेस पे, वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। क्योंकि 1 साल आपके ये मिला है ड्यूरिंग एमबीबीएस स्टडीज, आप लोग जो है ना वो सारे कोलीग्स होते हैं आपके, आपके दोस्तियां बहुत ज्यादा होती हैं, ग्रुप्स बने होते हैं, तो पढ़ाई का माहौल होता है, हर बंदा हॉस्टल में जाके पढ़ लेता है, प्रोफ से पहले पढ़ लेता है। तो जो है ना वो एक बिहेवियर और होता है, जब आप क्लास में एक दूसरे से मिलते हैं और बिहेवियर होता है। जब आप हॉस्पिटल में होंगे ना, आपके जो अपने बैचमेट्स या ग्रुप्स में आपके होंगे, सबसे पहले आपकी लड़ाई उनके साथ होगी, सबसे पहले जेलसी उधर आएगी, सबसे पहले जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो आप लोगों के अपने साथ वालों के साथ होंगे। तो जो आपका बिहेवियर है ना वर्क प्लेस पे, वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। क्योंकि जो बड़ी बड़ी दोस्तियां मैंने देखी हैं कि हाउस जॉब के दौरान जो है ना उनकी आपस में लड़ाइयाँ हो जाती हैं, उसकी यही वजह होती है कि उनको समझ नहीं आती, काम ज्यादा है। एक बंदा कहेगा जी ये तो काम ही नहीं करता, वो जो है ना मरवतन या खलूस में उसे काम भी नहीं कहता, और वो काम करता नहीं है, वो कहता जी चलो ये बंदा काम कर रहा है, मैं नहीं करूंगा। तो इस वजह से जो है ना वो बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाता है, वो एक दूसरे से जो है ना वो खार खाने लग जाते हैं, और उससे जो है ना वो दोनों की लर्निंग जो है ना वो जीरो हो जाती है। तो जो आपका बिहेवियर है ना वर्क प्लेस पे, वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। तो बिहेवियर को इम्प्रूव करने के लिए कुछ चीजें जो कि मैं खुद भी पर्सनली भी अप्लाई करता हूँ, या जो मैंने सीखी हैं, वो ये है कि हर किसी को आपने अनड्यू फेवर नहीं देनी। बेशक वो आपका कोलीग है, आपका बेस्ट फ्रेंड है, अनड्यू फेवर नहीं आपने देनी। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी आपका वार्ड में काम है, उसको आप डिवाइड करें। फॉर एग्जाम्पल, एक वार्ड में ड्यूटी है हम 3 लोगों की, मेरी, मसूद की और अली की। अब वार्ड के अंदर हमने डिसाइड किया हुआ है कि कोई भी नया पेशेंट आएगा तो हम इक्वल हिस्ट्रीज डालेंगे। अब एडमिशन हो गए 12, मैंने 2 हिस्ट्रीज डाल दी, बाकी जो है ना वो मैं चला गया जनाब सोने। पीछे से मसूद और अली थे, उन्होंने क्या किया, यार उस्मान तो चला गया सोने, चलो हम ये करते हैं कि उसके हिस्से के भी काम कर देते हैं, हिस्ट्रीज डाल देते हैं, ये काम कर देते हैं। 5 हिस्ट्री मसूद ने डाल दी, 5 अली ने डाल दी। मैं जनाब शाम को 5 बजे उठ के आया हूँ, देखा तो सारे काम हुए हुए थे। उन्होंने तो मुरवतन कर दिया कि मेरे दोस्त है, हमारा बैच फेलो है, चलो इसके काम कर देते हैं। लेकिन उससे क्या होगा,
एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, जब वो हफ्ता इस तरह करेंगे तो इन रिटर्न मैं उनका काम नहीं कर रहा हूँ, मैं तो सिर्फ जो मेरा अपना काम है वो कर रहा हूँ, क्योंकि हर बंदे का डिफरेंट माइंड सेट है। कोई बंदा इस चीज को अच्छा समझता है कि दूसरों का काम खुद कर दे, कोई बंदा इस चीज को गलत समझता है। तो इससे क्या होगा कि उनके दरमियान लड़ाई पैदा हो जाएगी। तो जो है ना वो आपने वर्क प्लेस पे बिहेवियर बहुत ज्यादा मैटर करता है। तो नंबर वन रूल आपने याद रखना है, कितना भी आपका बेस्ट फ्रेंड है, कितना भी आपका कोलीग है, कितना भी आपका सका है वो, उसको आपने अनड्यू फेवर नहीं देनी। हाँ वो बीमार है, उसको जरूरत है फेवर की, आप दें उसको फेवर, मोस्ट वेलकम, लेकिन अनड्यू फेवर नहीं देनी। इस चीज में आप लोगों ने सख्ती रखनी है कि भाई जो आपका काम है वो आपने करना है, जो मेरा काम है वो मैं करूंगा। हाँ उसकी भी इमरजेंसी हो जाती है, आप उसको हेल्प आउट करें, दैट्स गुड, लेकिन जो आपका बिहेवियर है ना कोलीग्स के साथ, आपने प्रोफेशनली जो है ना वो डील करना है। और कोशिश करनी है कि ड्यूरिंग हाउस जॉब जो आपके साथ आपके बैच फेलोज हैं या जो बैचमेट्स हैं ग्रुप में जो आपके साथ हैं, उनको आप एज ए कोलीग ट्रीट करें। दोस्ती आपकी अपनी जगह है, हॉस्पिटल से बाहर निकले आप दोस्त हैं, जो आपकी पुरानी दोस्तियां हैं वो कायम रहेंगी, लेकिन वर्क प्लेस पे उसको एज ए कोलीग आप ट्रीट करें। ये नंबर वन रूल है, इससे आप लोगों की ग्रूमिंग भी होगी, आप लोगों की लर्निंग भी होगी। क्योंकि 1 साल के बाद हर बंदा जो है ना वो अपनी अपनी जगह पे चला जाएगा, आप नई जगह पे जाएंगे तो उधर आपको जो है ना वो, इधर आप लोगों ने दोस्तियों में डील किया होगा, लेकिन जब आप ड्यूरिंग आपकी रेजिडेंसी हो जाएगी उधर आपको सारे जो है ना वो प्रोफेशनली डील करेंगे, फिर वो चीज़ आपको जो है ना वो बुरी लगेगी और वो आपसे हजम भी नहीं होगी। क्यों ना, तो पहले दिन से ही जो है ना वो सबको प्रोफेशनली और एज ए कोलीग डील किया गया। तो बिहेवियर जो है ना वो आपका इस तरह का होना चाहिए वर्क प्लेस पे। मे भी अभी मेरी बातें आप लोगों को बुरी लग रही होंगी, लेकिन 1 साल के बाद जब आप लोगों की हाउस जॉब कंप्लीट हो जाएगी ना, तो फिर मैं आपसे पूछूंगा हाँ भी ये कैसी थी बात बिहेवियर वाली। दूसरी चीज टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट जो है ना वो एक बहुत पुअर मैनेज स्किल है, जो कि जिसपे हमें ग्रिप नहीं होती, हमें पता ही नहीं होता कि हमने अपने टाइम को मैनेज किस तरह करना है। तो मैं आप लोगों को ये मशवरा दूंगा कि आप अपना वीकली बेसिस पे ना स्केड्यूल बनाएं, क्योंकि आप लोगों की जो ड्यूटीज होती हैं वो आपको पहले पता चल जाती हैं कि ये मेरी इस दिन मेरी 24 आवर्स की कॉल है, इस दिन मेरी 12 घंटे की ड्यूटी है, इस दिन मेरी 8 घंटे की ड्यूटी है। तो टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपने अपना टाइम खुद मैनेज करना है, अपनी सेल्फ स्टडी के लिए टाइम निकालना है, सेल्फ ग्रूमिंग के लिए टाइम निकालना है, इंजॉयमेंट के लिए टाइम निकालना है, अपने घर वालों के लिए टाइम निकालना है, अपने दोस्तों के लिए टाइम निकालना है। ठीक है, अपनी नींद आपने पूरी रखनी है, अपनी डाइट अच्छी रखनी है। इन सारी चीजों की जो मैनेजमेंट है ना वो सारी डिपेंड करती है टाइम मैनेजमेंट पे। तो टाइम आप लोगों ने ना अच्छी मैनेजमेंट करनी है टाइम की, वरना क्या होगा कि विद इन 1 to 2 मंथ आप जो है ना वो एग्जॉस्ट हो जाएंगे। जब आप एग्जॉस्ट हो जाएंगे तो आप लोगों को कोई भी चीज समझ नहीं आ रही होगी, ना आपकी स्किल्स इंप्रूव हो रही होंगी, ना आपको जो है ना वो नॉलेज आ रहा होगा। तो टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसको आपने पहले दिन से ही कोशिश करनी है कि टाइम को जो है ना वो अपनी मुट्ठी में रखें, टाइम को मैनेज करें अच्छी तरह। यहां तक मुझे बताएं सारी चीजें क्लियर हैं आपको? कोई मैं आपको बुकिश बातें नहीं बताने आया आज, मैं सिर्फ आपको प्रैक्टिकल चीजें बताऊंगा जो आपने अपनी जिंदगी में अप्लाई करनी है। क्योंकि जो किताबी चीजें ना वो आपको बहुत जगहों पे मिल जाएंगी, उसके लेक्चर हर चीज मिल जाएगी। टीम वर्क। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ गया, टीम वर्क। टीम वर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग हाउस होल्ड। अब फॉर एग्जांपल एक वार्ड के अंदर 5 एचओज हैं, तो आप अपने काम को डिवाइड करें, टीम वर्क बनाएं। लाइक मंडे को जो है ना वो मसूद ये काम करेगा, उस्मान ये काम करेगा, अली ये काम करेगा, खलील ये काम करेगा, तो हानिया ये काम करेगी। तो आप लोगों की जो है ना वो टीम वर्क होनी चाहिए। डिवीजन ऑफ लेबर आप लोगों ने खुद करनी है, और उसको प्रॉपर जो है ना वो म्यूचुअल बैठ के आप लोग करें। भी हम 4 लोग हैं, इतना वर्कलोड है हमारे ऊपर, ये काम ये करेगा, ये काम ये करेगा, ये काम ये करेगा। तो टीम वर्क में क्या होगा, आप लोगों के मिनटों में काम हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल इसकी मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको। अब वार्ड के अंदर फॉर एग्जाम्पल मेडिसिन का वार्ड है, उसके अंदर आपने क्या करना है, पेशेंट की हिस्ट्री लिखनी है, पेशेंट के वाइटल्स लेने हैं। उसके अलावा आपने क्या करना है, पेशेंट की रिपोर्ट्स कलेक्ट करनी है, पेशेंट के जो है ना वो कोई भी एक्सरेज हैं, अल्ट्रासाउंड है, सीटी स्कैन है, वो आपने करवाना है। टीम वर्क में आप क्या कर सकते हैं कि हिस्ट्रीज तो आप इक्वल डिवाइड करें। जो ऐसी चीज जिससे आपको कोई फायदा नहीं होगा, फॉर एग्जांपल अब मसूद का एक पेशेंट है, उसने अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन करवाना है, मेरा एक पेशेंट है उसका सीटी स्कैन है। तो मसूद जा रहा है रेडियो डिपार्टमेंट में अपना पेशेंट लेके, मैं उसको क्या करूंगा,
टीम वर्क क्या होगा कि मैं उसको अपना फॉर्म बना के दे दूंगा सीटी स्कैन का, उसको कहूंगा भाई आप जा रहे हो रेडियो डिपार्टमेंट, उधर से जो है ना ये सीटी स्कैन का टाइम लेते आना। इससे ये क्या हो गया, टीम वर्क हो गया। अब मैं वार्ड में तब तक अपने काम पूरे कर लूंगा, और जब तक मसूद अल्ट्रासाउंड करवा के वापस आएगा और वो मेरे सीटी स्कैन के लिए टाइम भी लेके आ चुका होगा, फिर मैं अपना सीटी स्कैन करवाऊंगा जाके जब उन्होंने टाइम दिया होगा। इस तरह आपने क्या करना है, इस चीज में आप लोगों ने अपने कोलीग्स को फेवर देनी है। टीम वर्क आप लोगों ने जो है ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसी तरह पेशेंट्स को ओटी शिफ्ट करवाना है, कोई भी काम करना है, तो उसमें टीम वर्क आप लोगों का होना चाहिए। टीम वर्क के लिए आप लोग अपना व्हाट्सएप पे ग्रुप बनाएं जो आप लोगों के साथ होंगे अलग से, और उस ग्रुप में जो है ना वो टास्क, हम तो इस तरह करते थे कि एक पेज लेते थे, उसके ऊपर लिख लेते थे भी ये बेड नंबर है, इसके ये वाले काम है, बेड 3 के ये काम है, 5 के ये काम है, 6 के ये काम है, सारे काम आप पेज पे लिख लें। उसके बाद जो है ना वो जितने भी 4 या 5 उधर हाउस ऑफिसर्स हैं वो खड़े हो गए, आप डिवाइड कर लें भी ये 3-4 काम उस्मान करेगा, ये उमर करेगा, ये खलील करेगा। तो उससे क्या होगा, आपका काम भी जल्दी हो जाएगा, आप लोगों के दरमियान लड़ाई भी नहीं होगी, और आप लोग चीज़ों को सीख भी लेंगे। और इसी तरह आप जो है ना वो अल्टरनेट डेज पे काम जो है ना वो डिवाइड चेंज करते रहें। अगर रेडियो के डिपार्टमेंट मंडे को उस्मान को मिले हैं, तो ट्यूसडे को जो है ना वो मसूद को मिल जाए, ताकि वो भी लर्न कर ले, वो भी लर्न कर ले। तो इस तरह आप लोगों ने जो है ना वो टीम वर्क लाजमी रखना है। ये नहीं करना कि बेड नंबर 3, 4, 5 जो है ना वो मसूद का है, तो सारे काम जो है ना वो मसूद ही करवा रहा है उनके, और उमर साहब जो है ना उनके पास कोई बेड नहीं था, वो फ्री बैठा है। इस तरह नहीं आपने करना। टीम वर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहां तक मुझे बताया सारी चीजें क्लियर है? काइंडली आंसर ऑल ऑफ यू, एवरीथिंग इज क्लियर अप टिल नाउ? अच्छा, मैं जिसके भी नेम वगैरह यूज कर रहा हूँ जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ। आप सारे मेरे से माशाल्लाह अच्छे स्किल्स वाले हैं, अच्छा पढ़ने वाले हैं, तो मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों को बात मेरी समझ आ जाए। तो इन बातों को दिल पे लेने की जरूरत नहीं है। अच्छा, दूसरी, नेक्स्ट हम मूव करेंगे कि इंटरेक्शन विद पेशेंट। जो मेडिसिन है ना वो आप कभी भी क्लासरूम में या घर में बैठ के नहीं सीख सकते, हमेशा आपने पेशेंट के साथ इंटरेक्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल, एक पेशेंट आया आपके पास एमआई का, अब वो आ गया किसी और के बेड पे, तो उसके सारे काम उस करवाए उसने, लेकिन मेरा वो बेड नहीं था तो मैंने उस पेशेंट को देखा ही नहीं। तो आपने करना क्या है कि टाइम निकाल के वार्ड के हर पेशेंट को देखना, क्योंकि लिमिटेड पेशेंट्स होते हैं और लिमिटेड डिजीज के साथ वो आते हैं। कोशिश आपकी ये होनी चाहिए कि आप अपने बेड वाले पेशेंट के काम फटाफट करके जो दूसरे वार्ड में पेशेंट्स पड़े हैं ना उनको आप देखें, उनके साथ इंटरेक्ट करें, उनसे हिस्ट्री लें, उनका एग्जामिनेशन करें। तो इसमें हमेशा आपने इंटरेक्शन करना है। अब फॉर एग्जांपल, हमें पता ही नहीं होता कि S1 और S2 में किस तरह डिफ्रेंशिएट करना है, तो उसके लिए क्या करें, आप सुबह सुबह जब वार्ड में जाते हैं, एक तरफ से शुरू हो, सारे पेशेंट्स की जो है ना वो चेस्ट ऑस्कल्टेट आप कर लें, एपेक्स बीट सबकी जो है ना वो ऑस्कल्टेट कर लें। उससे क्या होगा, आपको नॉर्मल का पता चल जाएगा। जब आप 3-4 दिन ये प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद आप क्या करें जी, अब मैंने जो है ना वो नॉर्मल वेजिकल ब्रीदिंग को जो है ना वो देखना है, तो आप पूरे वार्ड की जो है ना वो 2-3 दिन नॉर्मल वेजिकल ब्रीदिंग सुन लें, आपको जो है ना वो नॉर्मल चीज याद हो जाएगी। तो ये आप लोगों ने करना है, और पेशेंट के साथ इंटरेक्ट करना है, पेशेंट से पूछनी है चीजें। पेशेंट कभी भी आपको सच नहीं बताएगा, बात वो हमेशा घुमा फिरा के बताएगा। जब आप उसके साथ बैठेंगे, कुर्सी रख के उसके बेड के पास बैठ जाएं, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट उस पेशेंट पे लगाएं, और कोशिश करनी है कि डेली ना एक आधा केस आप तैयार करें। ये नहीं करना कि वार्ड के अंदर फॉर एग्जाम्पल 10 केसेस पड़े हैं तो आज जो है ना वो सारे 10 के 10 केसेस मैं सीख लूंगा, ऐसा नहीं होगा। एक केस डेली कोशिश करें कि आपने डेली एक केस, नया एक डेली केस सीखना है। उस पेशेंट के साथ बैठें, उसकी A to Z हिस्ट्री लें, थोरोली उसका एग्जामिन करें, और फिर उसके जो कंसल्टेंट के नोट्स हैं वो सारे देखें। फिर उसके बाद देखेंगे भी उसको ट्रीटमेंट क्या चल रहा है। ऑब्वियसली उधर ब्रांड नेम लिखे होंगे, आपको पता नहीं होगा, तो उनको आप सर्च करें कि इस ब्रांड के अंदर क्या चीज़ है। फॉर एग्जाम्पल, नेप्रोक्सन सोडियम चल रही है, उसके अंदर क्या चीज़ है, कौन सा साल्ट है, क्या उसकी डोज है, तो वो आप लोगों ने देखनी। डेली एक केस अगर आप करें ना, तो इन द एंड ऑफ यूर हाउस जो आपको 300-350 केसेस जो है ना वो पक्के आते होंगे। और अगर ये मीटिंग एंड हो जाए तो सेम लिंक के साथ आप लोगों ने अगेन ज्वाइन करना है। तो पेशेंट के साथ इंटरेक्शन जो है ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आ गया हिस्ट्री एंड एग्जामिनेशन।
ये मीटिंग एंड हो रही है, तो आप लोगों ने सेम लिंक के साथ अगेन ज्वाइन करना है, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं।